बताइए। नो सर। नो सर। कुछ भी नहीं बताया था। नो सर। नो नो सर। अच्छा तो यार क्योंकि मुझे तो कहा ही गया है रिविजन वाइवा के लिए, तो मैं आपको 10-15 मिनट का टाइम दे सकता हूँ, आप रिवाइज कर लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। आप क्योंकि कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कोई एक चैप्टर डिसाइड कर लें कि किसका वाइवा है, क्योंकि वाइवा होना ही है और मेरी अथॉरिटी नहीं है, मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, तो वाइवा हमें करना ही पड़ेगा। आप एक चैप्टर डिसाइड कर लो, कौन से चैप्टर का वाइवा करना चाहेंगे आप? प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, या फिर अभी ये जो चैप्टर चल रहा था आपका डिस्पर्शन। डिस्पर्शन तो खैर थियोरेटिकल है नहीं, ये तो सारा न्यूमेरिकल ही है, तो इसमें वाइवा लेना मुश्किल ही है, इसमें तो सिर्फ हम प्रैक्टिकल टेस्ट ही ले सकते हैं। तो थ्योरी, कोई किसी थ्योरी चैप्टर का आप बता दें, इधर प्रोडक्शन, कॉस्ट और रेवेन्यू, बताइए। आपको 15 मिनट मिलेगा, आप रिवाइज कर लेना, कोई ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट, जैसे कैन यू गिव मी एन एक्स्ट्रा क्लास ऑफ चैप्टर सप्लाई एंड डिमांड, दीज आर इन माय सिलेबस। ठीक है स्पर्श, एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी आपको। एग्जाम कब है आपका ये बता दो मुझे, उसके बाद मैं बात कर लूंगा निष्कर्ष से, वो टाइम अरेंज कर देंगे आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास के लिए। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट बता दें। प्रोडक्शन कॉस्ट, आप लोग प्रोडक्शन कॉस्ट प्रिपेयर कर लोगे अभी? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट 15 मिनट्स, ठीक है। प्रोडक्शन, क्योंकि हम पहले भी ले चुके हैं ना प्रोडक्शन कॉस्ट का, और अगर आपने स्पेशली कोई प्रिपरेशन नहीं भी करी ना वाइवा के लिए, तो भी क्योंकि वो चैप्टर पढ़े हुए हैं हमारे, और आपका एक दफ़ा और पहले भी टेस्ट हो चुका है इसका, तो आप इसको इसको प्रिपेयर कर लो। 15 मिनट्स है आपके पास। वी विल स्टार्ट दी वाइवा एट 8:25। ठीक है, इज दैट क्लियर सबको? अनवी, चेतना, चैप्टर एक बार दोबारा बता दो कौन से हैं? कॉस्ट कर लो, सिर्फ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एक बार गो थ्रू कर लो, जिसमें भाई मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ, हमने की टॉपिक्स क्या पढ़े थे इसमें। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फिर इसमें हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था, 2 फैक्टर्स होते हैं, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिर हमने बात करी थी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। इसके बाद हमने उसमें टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट भी पढ़े थे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। इसी चैप्टर में हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। ये मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। फिर ऐसे ही कॉस्ट वाला चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था। कॉस्ट में भी हमने टाइप्स ऑफ कॉस्ट से शुरुआत करी थी। कॉस्ट 2 तरह की होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और फिर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट आती है। आगे फिर मार्जिनल कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी थी। इसके अलावा रिलेशनशिप भी हमने इस चैप्टर में किया था, मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप होता है। तो 15 मिनट आपके पास, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 मिनट्स लो, रिवाइज करो, उसके बाद कर लेते हैं टेस्ट। और वाइवा की मार्किंग भी होगी, पिछली बार भी करी थी लेकिन बाई चांस वो मैं शेयर नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार जो मार्किंग होगी वो शेयर भी करी जाएगी, उस पर रिपोर्ट भी बनेगी। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से रिवाइज कर लें उसको। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट्स आपके पास। तो जनवरी में आपका टेस्ट है स्पर्श। अच्छा, जनवरी में ही, जनवरी में किस डेट पे, ये क्लियर नहीं है। अच्छा ठीक है। डिमांड तो आपने किया था शायद डिमांड, और पता नहीं सप्लाई में नहीं थे क्या तुम? तो मेरी डिमांड और सप्लाई दोनों की क्लासेस बहुत ज्यादा मिस हुई थी। मिस हुई थी, अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, दोनों ही मिलते जुलते चैप्टर हैं, थोड़े लेंदी हैं लेकिन मिलते सिमिलर ही हैं। अगर आपको डिमांड समझ आता है तो सप्लाई भी समझ आ जाएगा, आपको सप्लाई आता है तो डिमांड आ जाएगा। तो हम एक ज़्यादा मतलब ज़्यादा टेंशन से कर लेंगे, ज़्यादा ध्यान देके कर लेंगे। दूसरा, आप थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करोगे तो हो जाएगा। आप ये बताइए, इन दोनों चैप्टर के पावर पॉइंट्स हैं आपके पास? सर नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं पावर पॉइंट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलो फटाफट से रिवाइज करो, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सर।
नायशा बहुत टाइम से क्लास नहीं कर रही थी, तबीयत ठीक है आपकी? पहले खराब हो गई थी लेकिन अब ठीक है। कोविड वोविड तो नहीं हो गया था? यस, उसके बाद और ज्यादा खराब हो गई थी न्यू ईयर के बाद। कोविड हुआ था आपको? नहीं सर, कोविड नहीं हुआ था लेकिन वैसे ही मेरे को स्टमक इन्फेक्शन वगैरह हो गया था। ठीक है, कोई अब रेगुलर करना चाहिए, बाकी जो छूटा है उसका देखते हैं कैसे करना है।
सर कॉस्ट वाले चैप्टर में किस किस का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है? कॉस्ट वाले चैप्टर में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप देख लो। चलिए स्टार्ट करें फिर। रिवाइज कर लिया आप लोगों ने। प्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोडक्शन से स्टार्ट करें। सॉरी। हाँ जी, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन।
अनवी से पूछेंगे हम। जस्ट हाँ जी अनवी। अनवी ये बताइए कि प्रोडक्शन फंक्शन में हम जिन भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें क्या कहते हैं और वो कितने तरह के होते हैं? So as in you mean fixed and variable types? जी All right, so दो होते हैं, fixed and variable, and the fixed inputs are which do not change with time, and variable inputs are which change with time or which are temporary or avoidable. okay, so basically changing of factors depend upon time according to you. Yes, sir. Okay, all right. ठीक है, स्पर्श आप बता सकते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं? स्पर्श जल्दी बताओ, यस सर। बताइए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, हाँ कौन कौन से? फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल एग्जाम्पल भी फैक्टर। दीजिएगा। एक्सप्लेन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? आवाज आ रही है मेरी? द फिक्स्ड और वेरिएबल। बताओ फिर फिक्स फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है? सर फिक्स्ड फैक्टर हो गया लैंड और कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छा और वेरिएबल फैक्टर हो गया रॉ मटेरियल, फ्यूल वगैरह। अच्छा, आपने मेरे को डेफिनेशन बताई नहीं। फिक्स फैक्टर एक्चुअली है क्या, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी चीज फिक्स है कौन सा वेरिएबल है? Fixed factor is the factor that remains same for a certain period of time. सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ओके Variable ठीक है। variable factor changes with the change in output. ओके ठीक है। चेतना यस सर। आप मेरे को बताओ, इनपुट का इस्तेमाल करके जो हम बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं बेसिकली, उसको हम कितने हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, कितने तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा इनपुट इनपुट का यूज करके जो हम आउटपुट बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कितने तरह के होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और आउटपुट? सर टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। सर डिफाइन भी करने हैं। हाँ बताइए। सर टोटल प्रोडक्ट सर टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग ऑल यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, रीड करके तो नहीं। और एवरेज आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड एवरेज प्रोडक्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का? एवरेज प्रोडक्ट का क्या मतलब? सर वेरिएबल फैक्टर डिवाइड बाय फिक्स्ड फैक्टर। Variable factor divided by fixed factor, we will get average product.
Yes, sir. मतलब अगर हम फिक्स फैक्टर जैसे मशीन है उसको हम लेबर से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज प्रोडक्ट पता लग जाएगा। आर यू श्योर? Yes, sir. यस। ओके। और अच्छा ठीक है, नाइश बताइए Yes, व्हाट sir. आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, और इनको ये बता दीजिए मेरे को एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। So average product एक यूनिट में कितना हम्म, एक सेकंड सर मेरे को सर एक यूनिट में कितना आउटपुट आता है, मतलब एक यूनिट किसका, किसके एक यूनिट में कितना आउटपुट आता है? जल्दी से यस और नो, पता भी है या नहीं? एवरेज प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, ओके आगे चलते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट नाइशा? सर एडिशन जितना एक्स्ट्रा यूनिट जितना एक्स्ट्रा यूनिट, पूरा बताइए ना। सर जितना एक्स्ट्रा वेरिएबल या फिर टोटल प्रोडक्ट लगता है एक नया आउटपुट बना जनरेट करने के लिए। अच्छा, गलत बता रही हैं आप, अच्छे से बता नहीं पा रही हैं इसको। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जितना भी हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा लेबर, एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर, उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। दिस इज व्हाट मार्जिनल प्रोडक्ट इज। ठीक है, अच्छा चलें अब हम एक सिनेरियो लेते हैं। इस सबसे पहले तो अनवी बताएंगी। अनवी लेट्स से हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है। स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बताना है कि किसी स्कूल के लिए फिक्स फैक्टर क्या होंगे, वेरिएबल फैक्टर क्या होंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर विच विल बी यूज्ड इन स्कूल। आपको ये बताना है कि स्कूल में किस तरह के फैक्टर्स इस्तेमाल होंगे जिसको हम फिक्स फैक्टर कहेंगे, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसको हम वेरिएबल फैक्टर कहेंगे। So sir, I guess जो चौक और बोर्ड होता है वो हम लोग वेरिएबल फैक्टर गिन सकते हैं। एंड sorry sir, ठीक है, चॉक एंड बोर्ड। हाँ, and fixed factor can be like the cement or the cement used to build the school, the cement bricks नहीं, हमें बनाना नहीं है, ऑनगोइंग स्कूल है, स्कूल चल रहा है on उसमें। school. उसके लिए sir, I guess tables and chair because they don't get ओके, finished, right? एक और बता दीजिए प्लीज। All right. सोचना पड़ेगा सर। So will मैं वाटर कूलर के बारे में सोच रही थी कि वाटर कूलर जैसी चीजें फिक्स फैक्टर में आ सकती हैं क्या? वाटर कूलर फिक्स फैक्टर। यस सर, सो वाटर कूलर। और कुछ इसमें वेरिएबल भी एक बताइए। सर variable can be the sports equipment provided by the school. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट Provided by the school, yes sir, जैसे कि होते हैं ना balls and also ball, badminton, skipping rope. देखिए इसमें टेबल्स एंड चेयर्स तो सही है, वाटर कूलर भी सही है, चॉक वेरिएबल होता है सही है, लेकिन बोर्ड ऐसी चीज है जो चेंज होती रहती है। बोर्ड तो सेम ही रहेगी ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जाओगे स्कूल में तो सेम ही बोर्ड आपको नजर आएगा, तो बोर्ड फिक्स फैक्टर है। राइट राइट, उसको हम फिक्स फैक्टर में काउंट करेंगे। ओके सर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आमतौर पे चीजें इस बॉल जैसे आपने एग्जांपल है ना, बॉल तो चेंज होती है, करेक्ट है, बाकी ऐसे फ्रीक्वेंटली चेंज होता, सारी चीजें फिक्स होती है। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फिर भी चलेगा वेरिएबल में। ओके चल, थैंक यू। हाँ जी स्पर्श।
आप मेरे को बताओ किसी रिटेल बिजनेस में, रिटेल बिजनेस के लिए कौन से फिक्स फैक्टर है, कौन से वेरिएबल फैक्टर है? कोई भी रिटेल बिजनेस हो सकता है ये, आपको उसमें आइडेंटिफाई करके बताना है कि उसमें कौन सा फिक्स और कौन सा वेरिएबल होता होगा, किस तरह के फिक्स या वेरिएबल फैक्टर इस्तेमाल होते हैं, जल्दी बताइए। तो जो शॉप है वो तो फिक्स्ड हो गई, शॉप फिक्स्ड होगी, करेक्ट। और सर जो स्टॉक सेल कर रहे हैं हम वो वेरिएबल हो गया। ठीक है, शॉप फिक्स हो गई, और जो इन्वेंट्री हम सेल कर रहे हैं वो वेरिएबल, परफेक्ट। और सर जो शॉप का ओनर है ओनर, वो फिक्स हो जाएगा, इससे वो एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं जिसे। एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और और कोई आइडिया है? सर 1 मिनट। यस और नो, आगे चले फिर। कोई और फैक्टर आपको नहीं पता किसी बिजनेस में क्या फैक्टर यूज होते होंगे? सोच के देखो। चले, ओके। चेतना, चेतना, Yes, sir. अगर लेट्स से हम एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मुझे किस तरह के फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए किस तरह के फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, ये आपको बताना है, और क्लासिफाई करके बताना है। वैसे फिक्स्ड और फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में क्लासिफाई करके बताना है। Sir, wires. वायर्स की जरूरत पड़ेगी, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक शॉप मतलब इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। Yes, sir. वायर्स किस में आएगा, वेरिएबल है या फिक्स है? Sir, variable में. वेरिएबल में आएगा, ठीक है। वायर्स, और बताओ जल्दी जल्दी बताओ। और कुछ आ ही नहीं रहा आप लोगों के दिमाग में? Sir, bulbs. बल्ब, ओके। बल्ब किस कैटेगरी में आएगा? Sir, variable. बल्ब भी वेरिएबल है। किस हिसाब से वेरिएबल बता रहे हैं आप इसको, क्यों वेरिएबल? Sir, सर अगर बल्ब सोल्ड पर्पस के लिए खरीदा हमने तो अब सीधा बोलो ना, सोचना कि इन्वेंट्री जो भी होंगी, जो वहां पे हमने बेचने के लिए रखा है, वो सब वेरिएबल है, नंबर 1। यस और इसके अलावा सर जो हम ऑफिस के लिए फर्नीचर वगैरह खरीदते हैं वो फिक्स्ड में आ जाएगा। ठीक है, और बताइए, एक दो और बताइए। कंप्यूटर्स वगैरह रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए तो वो फिक्स्ड में हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर्स, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नायशा। नायशा बताएंगी कि नायशा लेट्स से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर विलिंग टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में आप मेरे को बताइए किस तरह के खर्चे होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हमें, किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी? आयशा, So fixed and variable में. वैसे क्लासिफाई करके बताना है। So fixed में furniture. फर्नीचर, फर्नीचर फिक्स रहेगा, करेक्ट। और बताइए। Stoves और coffee machines. स्टोर भी बोल रही हैं आप? Stove. स्टोव, ओके, स्टोव, ठीक है। और मशीन भी कुछ कहा आपने, कौन सी मशीन? Coffee machine. कॉफी मशीन, ओके,
ठीक है, आंसर वेरिएबल फैक्टर में स्टाफ, स्टाफ करेक्ट, आंसर इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिसिटी। एक और बता दो शाबाश। सर जो इन्वेंटरी होगी रॉ मटेरियल। ग्रोसरी की हमें जरूरत पड़ेगी, अच्छा, है ना, रेस्टोरेंट में तो ग्रोसरी चाहिए आपको, ये सब वेरिएबल है, करेक्ट। चल बहुत सही, तो ये इसका ये है सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं, चलिए जी, अब मैं सबसे पहले हम आते हैं अनवी के पास। अनवी, आपको रिलेशनशिप बताना है। रिलेशनशिप में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लेट्स से अगर ये सिचुएशन है, व्हेन marginal product is 0, बताइए, when marginal product is 0 then total product will be, तो total product की क्या वैल्यू होगी? So the total product will be at its like maximum point, the highest. मैक्सिमम होगा और साथ ही साथ मैक्सिमम होने के अलावा एंड उसका एक फेज एंड हो जाएगा and then उसके बाद it'll start. स्टेबल हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। मैक्सिमम एंड एक टर्म यूज करते हैं इसके साथ हम, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। Constant. Okay, so स्पर्श, स्पर्श आप बताइए कि अगर when marginal product increases, then what happens to total product? The total product increases at increasing rate. Increases at increasing rate. Correct. At increasing rate. Okay. चेतना, आप बताइए कि अगर marginal product becomes negative, तो total product का क्या बिहेवियर होगा? Sir, depends. आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी, फिर से बताइए। Sir, depends. फिर से बताइए, आवाज नहीं आई फिर से आपकी, कुछ नेटवर्क का Sir, इंक्रीजिंग बोल रही है। decreasing, sir, declines. डिक्लाइन, Yes, sir. ठीक है, ओके। नायशा, आप बताइए कि मार्जिनल प्रोडक्ट और अगर टोटल प्रोडक्ट को हम कंपेयर करें, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू जीरो और नेगेटिव भी हो सकती है और कौन सी जीरो या नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सा जीरो या नेगेटिव हो सकता है, कौन सा जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। So a marginal product can be both zero and negative. Total product can never be zero or negative. And average product can be zero but can never be negative. Can be zero but can never be negative. अच्छा ठीक है, कोई और बता सकता है मेरे को ये स्पर्श? नाइशा मुझे बताया But average product cannot be zero or negative. एवरेज प्रोडक्ट भी कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये तीनों की इन दोनों की खास बात है कि टोटल प्रोडक्ट भी जीरो नेगेटिव नहीं होगा, एवरेज प्रोडक्ट भी कभी जीरो और नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। अब एक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले तो एक आसान सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं अनवी से। अनवी, आप मेरे को ये बता दो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन के कितने फेजेस हैं और उनका क्या मतलब है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन के कितने फेजेस हैं और उन फेजेस का क्या मतलब है? तो सर 3 फेजेस हैं और लाइक क्या मतलब उनमें क्या होता है, आपका कहने का मतलब है, राइट? पर्टिकुलर फेज में क्या होता है ये बता। सो जब
total product rise कर increase नाम like बताइए उन तीनों phases के पहले। sir नाम नहीं पता, like phase 1 phase 2 phase 3 नहीं, phase 1 phase 2 phase 3 के नाम है। अच्छा बताओ उन phases में क्या होता है, phase 1 में क्या होता है? sir the total product is increasing and the marginal product is also increasing. तो इसे कौन सा phase कहते हैं? इसे कहते हैं, किसी को पता है इसे कौन सा phase कहते हैं phase 1 को? Increasing returns to factor. Perfect. Increasing returns to factor कहते हैं। Very good. Increasing returns to factor. ठीक है। Okay sir. इसमें क्या होता है कि मार्जिन बढ़ता है और टोटल प्रोडक्ट सिर्फ बढ़ता है या? Sir, मतलब total product is rising and also marginal product is rising. Like total product is rising at an increasing rate and the marginal product is also rising. phase 2 का नाम बताइए। Sir, can I tell पहले उसके अंदर होता क्या है? हाँ, no problem. So total product rises but at a decreasing rate and the marginal product also decreases, but marginal product remains positive here, and this is decreasing returns to factor or diminishing returns to factor phase, उसका opposite. और बता दीजिए। So third वाले phase के अंदर total product falls and the marginal product becomes negative here. नाम बताइए इसका। So negative returns to factor. नेगेटिव फैक्टर। बढ़िया। स्पर्श मुझे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन सुनाओ जरा फटाफट से। क्या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? व्हाट इज लॉ ऑफ If a producer increases the unit of a variable product by keeping all other factors fixed, TP initially TP increases at increasing rate, then increases at decreasing rate, then starts declining. ठीक है। अच्छा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कौन से रन में अप्लाई होता है? दो रन बताए थे ना आपको प्रोडक्शन के, मतलब शॉर्ट रन हो सकता है, लॉन्ग रन हो सकता है, तो कौन से रन में अप्लाई होता है? Short run. शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। ओके, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। चेतना, आप मेरे को बता दो इसके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फटाफट से दो असम्पशंस बताइए मेरे को। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के दो असम्पशंस। Sir, technology is constant. टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। Sir, it applies to the field of production only. अच्छा, ये मेरे को प्लीज एक्सप्लेन कर दो कि इट अप्लाइज टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है? बताइए, इसका क्या मतलब है? इट अप्लाइज टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। सर, जो लॉज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो प्रोडक्शन के फील्ड पे ही अप्लाई होता है। जैसे सर शाबाश। जैसे, अच्छा कहाँ प्रोडक्शन के अलावा कहाँ अप्लाई नहीं होगा, जैसे कोई एग्जांपल? नो आइडिया। इसमें वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे कुछ हमने रॉ मटेरियल परचेज किया उस पे। वो चीज तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, नाइशा आप बताओगे असम्पशंस, इसके बाकी के दो असम्पशंस बताइए मेरे को जो उन्होंने बताया इसके अलावा। So it is assumed कि सारे variable factors equally efficient हैं। ठीक है, all variable factors are equally efficient, correct। क्या मतलब है इस बात का? और ये क्यों हम assume कर रहे हैं why all the variable factors are assumed to be equally efficient? इसका मतलब ही क्या हुआ है, आप मेरे को ये समझाओ।
सर इसका मतलब हम जैसे एवरी स्टेज पे हम वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सारे वेरिएबल फैक्टर्स इक्वली एफिशिएंट होके काम करते हैं। ओके, एक और assumption था इसका, बताइए वो भी। एक और assumption बताया था मैंने आपको, और इस पे तो अभी बात भी कर रहा था मैं स्पर्श से। So that it operates in short run only. It operates in short run, correct, ठीक है। टोटल, तो ये शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चले फिर एक और रिलेशनशिप है इस चैप्टर में, उस पर भी बात कर लेते हैं। अनवी बताएंगे अगेन रिलेशनशिप में हम बात कर रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच रिलेशनशिप। आपको बताना है अनवी कि जब ये बताइए कि व्हेन marginal product is greater than the average product, then what happens to the average product? Average product के साथ क्या होता है आपको ये बताना। जब marginal product average product से ज्यादा होगा तो average product का क्या behavior होगा ये बताना है। सर एवरेज प्रोडक्ट भी राइज करेगा, एवरेज प्रोडक्ट राइसेस। ठीक है, और जब marginal product कम हो जाएगा average product से तो क्या होगा? व्हेन तो एवरेज प्रोडक्ट फॉल्स, गिर जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने लगेगा। अच्छा, फिर अगर एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों बराबर हो गया तो क्या होगा? तो एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा सबसे ज्यादा, हाँ, मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम के अलावा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा। बढ़िया, चलो स्पर्श, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है नेचर सोर्सेस के बेसिस पे, सोर्सेस के बेसिस पे कॉस्ट कितने तरह की होती है? सोर्सेस के बेसिस पे हम कॉस्ट को कितने हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? सर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हो सकता है क्या? ओके, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है ये भी बताइए। So explicit cost is the cost of the things that we have to purchase from market. ठीक है, Next. Implicit cost is the cost of those things those we already have, the cost but which, they have some value in market. नहीं मैं समझा नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट फिर से समझाइए एक बार। So implicit cost is the cost of the things that we do not have to purchase from market. That we don't have to purchase from the market, that means the things that we already the things that we already own, the Yes, market sir. value of all those assets। okay, ठीक है, ऑलराइट। आप एक एक एग्जांपल दे सकते हैं एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का? Yes, sir. So बताइए। like अगर हमारे पास लैंड पहले से है तो हमें उसके लिए पे नहीं करना। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। बढ़िया, यस सर। ऐसे ही और एक्सप्लिसिट। सर हमें मशीन की बाहर से खरीदनी पड़ती है तो वो एक्सप्लिसिट हो गई। ठीक है, नाइशा नेचर के बेसिस पे कॉस्ट बताओ बेटा। नेचर के बेसिस कॉस्ट को कितने हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं हम? सोर्सेस के बेसिस पे तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हो गई, नेचर के बेसिस पे कॉस्ट कितने तरह की होती है ये बताना है। नाइशा आवाज आ रही है ना? पता है या नहीं पता है? नेचर के बेसिस पे कॉस्ट अच्छा कोई और बताओ मेरे को। नाइशा का रिस्पॉन्स है So fixed and variable. फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ओके, आप दोनों बताइए होता क्या है, फिक्स क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है,
फिक्स कॉस्ट को और क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को और क्या कहते हैं, कौन सी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट में कवर होती है, सब बताइए जल्दी। सो फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और एंड वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। चेंज होती रहती है, ठीक है। और बताइए कुछ इनके बारे में। सो मेरे को उनका ऑल्टरनेटिव नेम नहीं पता। ऑल्टरनेटिव नेम नहीं पता है। अच्छा, कौन सी कॉस्ट है जो 0 यूनिट भी हम प्रोड्यूस करेंगे तो भी एप्लीकेबल होगी? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट 0 यूनिट पे क्यों एप्लीकेबल नहीं होती है? सर क्योंकि 0 यूनिट पे हम 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट आएगी ही नहीं। ओके, चले चेतना बताइए। सो मेरे को एक याद है, वेरिएबल कॉस्ट के लिए अवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं और फिक्स के लिए अनअवॉइडेबल। ये याद रहा मुझे तो। वेरिएबल को हम अवॉइडेबल कहते हैं, फिक्स को अनअवॉइडेबल कहते हैं। बहुत बढ़िया। चेतना बताइए, फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? उसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसा बनेगा? और वेरिएबल कॉस्ट का बनाएंगे? एक्स एक्सिस और वेरिएबल कॉस्ट का इनवर्सली एस शेप दिखा। Okay. इसका रीजन बताइए, इसका इनवर्सली एस शेप क्यों होता है? Why it is inversely S shape? सर क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली increases at decreasing rate, and after that certain level of output it start increasing at increasing rate. Start increasing with increasing rate, ठीक है। ओके, चलें बढ़िया। स्पर्श, सॉरी अनवी, आप बताओ, मुझे समझाइए मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, और जैसा भी बनता है वैसा क्यों बनता है? तो ये चीज़ें आपको बतानी है, इसमें मैं लिख देता हूँ। एक तो आपको बताना है मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, शेप एंड बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, और इसका रीजन भी बताना है ऐसा क्यों होता है। बताइए आराम से, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का शेप या बिहेवियर कैसा रहेगा, और जैसा भी रहेगा उसका रीजन क्या होगा, जल्दी। Sir, marginal cost is the additional cost, the total cost, ठीक है, and shape and behavior of the marginal cost. So it'll rise at first, and then it'll decrease, and then it'll go to negative below the x-axis. नेगेटिव भी हो जाएगा। Marginal cost, yes sir. तो अल्टीमेटली इसका डायग्राम कैसा बनेगा? Inversely U-shaped. इनवर्स यू शेप कैसा होता है, ऐसे नहीं कोटा, हाँ yes sir. इस तरीके से। ओके, तो बेसिकली ये इस तरीके से इसका डायग्राम, ऑलराइट। और ऐसा क्यों बनेगा, रीजन क्या है इसका? So the reason is because initially it begins to it increases, and then it at an increasing rate, then it decreases at a decreasing rate, and then it goes to negative. So ठीक है, बाय द वे ये गलत है वैसे, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मार्जिनल कॉस्ट यू शेप होता है हमेशा। मार्जिनल कॉस्ट यू शेप इसलिए होता है क्योंकि वो शुरुआत में डिक्रीजिंग, शुरू में डिक्रीज होता है और बाद में इंक्रीज होता है। तो इसका यू शेप डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर, तो इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जाता है। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, इट इज अ यू शेप कर्व, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज बता दो मेरे को फटाफट से, कि मार्जिनल कॉस्ट हम किससे कैलकुलेट, किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? मतलब so like मतलब basis जैसे of आपने डेफिनेशन में बताया ना कि इट इज एन एडिशनल कॉस्ट टू, the total cost. इसको टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट करते हैं, यस और नो? Yes sir. इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है इसको फाइंड आउट करने का?
alternative. नहीं पता। इसका ऑल्टरनेटिव है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में होने वाला चीज टोटल कॉस्ट में होने वाला चीज बराबर होता है, तो उसको वहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, स्पर्श स्पर्श बताओ मेरे को जल्दी से। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट होती है? तो आपको इसका मीनिंग बताना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताना है, कैलकुलेशन कैसे होती है, और इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह होता है ये भी बताना है, और वैसा ही क्यों होता है ये भी बताना है। इसका रीजन जल्दी करो। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड होती है। क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा हूँ मैं? यस सर, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। ओके ठीक है, टोटल यूनिट मतलब उसको सामने वाली जो यूनिट है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वेरिएबल इसे ऐसे कहो ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आगे बताइए, कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला है? तो कैलकुलेशन का भी यही है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में यूनिट। यूनिट्स। ओके, डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम इसका किस क्या शेप होता है कॉस्ट का? सो यू शेप। यू शेप ही होता है। क्यों यू शेप होता है इसका डायग्राम? सर बिकॉज in starting it decreasing rate and then it increases. अच्छा, इसके अलावा कोई और रीजन है? अच्छा चले कोई, ठीक है। चेतना फटाफट से बता दो मेरे को। चेतना, आपके लिए एक रिलेशनशिप है कि जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होता है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या स्टेटस? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट होने के अलावा जल्दी मिनिमम वैल्यू पे होती है। मिनिमम। नाइशा आप बताइए मेरे को, Yes, so आप मेरे को ये बताइए कि अगर हम टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या आता है ये बताना है जल्दी। average cost. एवरेज कॉस्ट। No, sir, sorry. हाँ जी, Margin. ओके चले, बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं और फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ छोड़ा था। दिस इज इट, थैंक यू सो मच, बाय।